जय मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं यह बता दूं स्टूडेंट्स कि क्लास 10th के सिलेबस में ज्यामिति के अंतर्गत 3 अध्याय आते हैं और तीनों अध्याय मिलाकर 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अध्याय ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, दूसरा वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और तीसरा ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं में से 5 अंकों का एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। अब 12 में 5 गए, बचे 7 अंक। तो ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इन दोनों ही अध्याय से 4-4 अंक के प्रश्न अथवा में पूछे जाते हैं। अर्थात इन दोनों में से किसी भी एक अध्याय की तैयारी आप अच्छे से कर लें तो 4 अंक मुट्ठी में। अब बचे 3 अंक। 3 अंक जो है, एक अंकों के 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और वो इस अध्याय से और वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं, इन दोनों ही अध्यायों से कहीं से भी 3 अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता है इसमें से 2 अंक का पूछ दें, अर्थात 2 प्रश्न, और अगले अध्याय में से 1 अंक का पूछ दें। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हिसाब से आपको दोनों ही अध्यायों की तैयारी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका 1 नंबर भी ऑब्जेक्टिव में जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपने 75 अंकों के प्रश्न में 1 अंक भी गंवा दिया। 6 विषय हैं, 6 अंक, मान लीजिए एक अंक ही सभी विषय में गंवा दिया तो 6 अंक, 600 अंकों का पेपर होता है, 6 पेपर, 6 अंक गंवाना अर्थात 1%। यदि किसी विद्यार्थी का 79% आ गया तो आप सोचिए 80% आने के लिए सिर्फ 6 अंक उसके रह गए, तो ये कितने दुख की बात होगी। यदि किसी का 60% आना है और 59 आ गया, अर्थात 1% या 6 अंकों के लिए उसका फर्स्ट डिवीज़न चूक गया, तो कितनी दुख की बात होगी। मान लीजिए उस विद्यार्थी का 1 अंक ही चला गया, उसे 360 में 60% अंक प्राप्त होते हैं। मान लीजिए 359, सिर्फ 1 ऑब्जेक्टिव चूक गया और उसका सेकंड डिवीज़न हो गया, तो कितनी दुख की बात होगी। एंड स्टूडेंट्स, इसलिए आपको एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है और आप मेरा प्रत्येक वीडियो लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखिए, शुरू से आखिरी तक देखिए। मैं अपने वीडियो लेक्चर में समय समय पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने अंकों के प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगा। बस आपको ध्यान से मेरा वीडियो लेक्चर देखना है और समझना है। तो चलते हैं ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता की ओर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले सर्वांगसम आकृतियों की। स्टूडेंट्स, इस किताब का कोई भी पेज मैं लेता हूँ तो देखता हूँ कि इसके पीछे के सारे पेजेस ढक गए हैं। यदि मैं उल्टा कर दूँ, पीछे के पेज को ऊपर ले आऊँ, तो अब ये पेज अपने पीछे के सारे पेजेस को ढक लिए हैं। अर्थात ये सभी पेजेस इस प्रकार से हैं कि सभी एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। इनमें से किसी भी एक पेज को ऊपर में रखूं तो बाकी सब पेज नीचे ढक जाते हैं, क्योंकि इन सभी का आकृति और आकार एक जैसा है। ये सभी आकृतियां सर्वांगसम हैं। गणितीय भाषा में कहें तो इसके सभी पेज सर्वांगसम आयत हैं। सर्व प्लस अंग प्लस सम, सभी अंग अर्थात सभी हिस्से समान हैं, बराबर हैं, और इसलिए इन सभी आकृतियों ने, जो कि एक ही आकृति थे आयत, और इन सभी आयतों ने एक दूसरे को पूर्णतः ढक लिया, सर्वांगसम आयत। इसी प्रकार त्रिभुजों की बात करें तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि और केवल यदि इन दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जा सके कि प्रत्येक दूसरा को पूरा पूरा ढक ले। और इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स समरूप त्रिभुजों की ओर। इससे पहले
एक छोटी सी चर्चा करते हैं समरूप आकृतियों की। मान लीजिए आपने एक फोटो खिंचाया पासपोर्ट साइज और इसका आपने 7 कॉपी निकलवा लिया। तो स्टूडेंट्स, आपने जो फोटो खिंचवाया है, सातों ही कॉपी में आपके चेहरे एक जैसे होंगे और एक बराबर होंगे। एक में आपकी आंखें जितनी बड़ी बड़ी हैं, सभी फोटोग्राफ में आपकी आंखें उतनी ही बड़ी रहेंगी, आपके नाक उतने ही बड़े रहेंगे, आपके होंठ उतने ही बड़े रहेंगे। लेकिन यदि आपने उसी फोटो का एक बड़ा कॉपी निकलवा लिया, आपको लगा कि फ़ोटो बहुत अच्छा आया है और इसलिए एक बड़ा कॉपी निकलवा कर फ्रेम करवा कर घर में रखा जाए, तो आपने बड़ा कॉपी निकलवा लिया। तो स्टूडेंट्स, जो चेहरा आपके छोटे फोटोग्राफ में था, वही चेहरा बड़े फोटोग्राफ में भी आया, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन बड़े फोटो में आकृति बड़ा हो गया, लेकिन दिखने में दोनों ही एक जैसे। ये दोनों ही फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट और एक बड़ा फोटोग्राफ, दोनों ही समरूप फोटोग्राफ या समरूप आकृति कहलाते हैं। आपने रामायण देखा है, हनुमान जी कहते हैं जय श्री राम, और देखते ही देखते वो बहुत ही विशाल बड़ा रूप ग्रहण कर लेते हैं, या फिर आवश्यकता पड़ने पर अति लघु रूप भी धारण कर लेते हैं। तो उनका अति लघु रूप और बहुत ही विशाल रूप और उनका वास्तविक रूप, ये सभी समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। और इनमें विशेषता इस बात की है कि उनके शरीर का हर एक अंग समान अनुपात में बढ़ता है। यदि उनका शरीर 5 गुना बड़ा हो गया तो उनके शरीर का हर एक हिस्सा 5 गुना बड़ा हो गया। यदि घट के 5वां हिस्सा रह गया तो उनके शरीर का हर एक हिस्सा 5वां हिस्सा रह गया। अर्थात शरीर का प्रत्येक हिस्सा अनुपातिक रूप से बढ़ता या घटता है। यह है समरूप आकृतियाँ। लेकिन हनुमान जी का ही फोटो खींचकर आप सेम साइज का 2 फोटोग्राफ निकाल लेंगे, 2 कॉपी निकाल लेंगे, तो वो सर्वांगसम आकृति होगी। अब चलते हैं समरूप त्रिभुजों की ओर। तो स्टूडेंट्स, समरूप त्रिभुजों में भी विशेषता यही है कि ये समरूप कहलाएंगे यदि इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। अर्थात ये एक त्रिभुज है, यदि ये भुजा 1.5 गुना बढ़ गया तो ये भुजा भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा, ये भुजा भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। यदि ये भुजा 2 गुना बढ़ा तो ये भी 2 गुना, अर्थात ये बढ़कर 2 गुना होगा, ये 2 गुना, ये 2 गुना, यानी अनुपातिक रूप से संगत भुजाएं बढ़ेंगी या घटेंगी, लेकिन इनके कोण जो हैं वो हमेशा बराबर रहेंगे, संगत कोण। ये होते हैं समरूप त्रिभुज। परिभाषा देखते हैं। 2 त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप कहलाते हैं यदि नंबर 1 इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो, अर्थात AB की संगत DE, इन 2 भुजाओं का अनुपात बराबर, AC की संगत भुजा DF और BC की संगत भुजा EF, इन 3 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। और नंबर 2 संगत कोण बराबर, अर्थात कोण A, कोण B, कोण C, ABC, DEF
टी ई एफ, तो संगत कोण बराबर होंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों में भी संगत कोण बराबर होते हैं। एक बार ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय देखने जा रहे हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। देखते हैं, सबसे पहले यदि हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं और इस त्रिभुज की भुजा BC के समांतर एक रेखा खींच लें, मान लीजिए रेखा DE, जो अन्य दो भुजाओं को क्रमशः बिंदु D और बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, तब AD बटे DB बराबर होगा AE बटे AC, अर्थात किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी गुणधर्म को हम यहाँ थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के रूप में जानते हैं और इसका हम उत्पत्ति इस समय करेंगे। तो देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज ABC की एक भुजा BC के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई, तो ये समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर D और E पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तब यह रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB ये जो अनुपात का मान होगा AE बटे EC भी उतना ही होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो हल सबसे पहले दिया त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर BC है, जो कि AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात काटती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। रचना, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आपको ध्यान से उस प्रमेय के कथन को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद तुरंत दिया है ध्यान से पढ़ के नोट करेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, और यदि कुछ रचना करना हो तो उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। रचना में हम लिखते हैं PE और CD को मिलाया। रचना को आप डैश डैश करेंगे ताकि एक नज़र में देखने से ही पता चल जाए कि ये रचना है। तो PE और CD को मिलाया। इसके अलावा हम EF लंब AB खींचते हैं। PE और CD
को मिलाया, EF लंब AB खींचा। एक बार ध्यान से देख लें, उत्पत्ति त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेते हैं। हम देखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित संगत ऊंचाई बटे 1/2 गुणित आधार गुणित संगत ऊंचाई बराबर 1/2 गुणित त्रिभुज ADE का आधार AD और इसके संगत ऊंचाई ये EF, AD और EF बटे 1/2 गुणित त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का आधार BD और संगत ऊंचाई। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस त्रिभुज को यदि मैं बाहर निकाल लूं कुछ इस प्रकार, इस भुजा को बढ़ाने पर इस आधार के लिए लंब रेखा सीधा त्रिभुज के बाहर आता है ऐसे, और ये लंब रेखा है EF, तो इसके लिए भी संगत ऊंचाई EF ही होगी। 1/2 कैंसल, बच गया AD गुणित EF बटे BD गुणित EF और EF भी कट गया तो बच गया AD बटे BD। ये रहा समीकरण 1। इस तरफ भी आप लिख लें, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, समीकरण 1। अब इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब मैंने त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE लिया, इन दोनों का अनुपात, तो हमें AD बटे DB मिला। अब इसी त्रिभुज ADE के साथ जब मैं त्रिभुज CDE लेता हूँ तो इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात AE बटे EC होगा, क्योंकि इस समय भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए मैं आधार इन दो भुजाओं को लेता हूँ तो AE बटे EC। अब रही बात ऊंचाई की, P से हम लंब रेखा खींचेंगे तो AE का ऊंचाई, AE के संगत ऊंचाई, और यही लंब रेखा इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई होगी। इस त्रिभुज को यदि हम बाहर निकालें तो इसकी ऊंचाई इस प्रकार होगी। तो ये ऊंचाई दोनों का सेम होने के कारण ऊंचाई भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया, आधार बटे आधार रह गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यदि बाएं पक्ष समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाए और हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो बाएं पक्ष में हम देखते हैं क्षेत्रफल ADE और क्षेत्रफल ADE, अंश एक है, हर क्षेत्रफल BDE और यहाँ है क्षेत्रफल यहाँ पर क्षेत्रफल CDE, क्षेत्रफल CDE। तो अब क्षेत्रफल BDE और क्षेत्रफल CDE हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखते हैं त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये दोनों ही त्रिभुज समान आधार DE वाले हैं और
समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है स्टूडेंट्स, एक ही आधार वाले तथा समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं, लेकिन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। कारण लिख देंगे, क्योंकि ये समान आधार DE वाले तथा समान आधार DE और समान समांतर रेखाओं DE और BC, समान समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बाएं पक्ष में अंश ADE और ADE एक जैसा है, दोनों का क्षेत्रफल। हर BDE हर CDE, इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। तो समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को यदि आप एक साथ मिला लें तो बायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर, इसलिए दायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर। तो हम लिखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, अब इसे मिटा दूं मैं। समीकरण 1, 2 और 3 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इस प्रकार ये प्रमेय सिद्ध हुआ। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपकी वो समस्या मैं दूर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।